अध्याय 45। हम भाई बहन नहीं हैं। लिन मेई ने एक दोस्त की ओर देखा और सिर हिलाया। आह, बेशक, आज रात है। बेहतर होगा कि तुम आओ, ठीक है। हालांकि जैसे ही उसने ये कहा, उसे पछतावा हुआ। ओह, एक पार्टी, हम। एक आवाज ने लिन मेई को सिहरन पैदा कर दी और उसने पलटकर जिया हाओ को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसके बगल में खड़ी थी। टस्क, और तुमने मुझे सूचित नहीं किया। ओह, वह तुम्हें क्यों बताएगी, जिया हाओ? लिन मेई की दोस्त जिया हाओ के शब्दों को सुनकर थोड़ी नाराज हो गई। हालांकि जब उसने लिन मेई का जवाब सुना तो उसने लगभग अपनी जीभ काट ली। मुझे खेद है। मैं बस तुम्हें बताने जा रही थी। लिन मेई ने जिया हाओ को देखने से बचने की कोशिश करते हुए कहा। अचानक कक्षा का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। यह कोई और नहीं बल्कि फैंग किंग था। हालांकि वह इंसान की बजाय भूत जैसा दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। योह, क्या वह फैंग किंग नहीं है? मुझे लगता है कि चेंग गुआंग ने उसे फिर से धमकाया है। कौन परवाह करता है, लोल। लिन मेई की आंखें अचानक गुस्से से चमक उठी और वह उठकर फैंग किंग का सामना करने की कोशिश करने लगी। आखिरकार, अगर उसने कभी उसका वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की होती, तो वीडियो जिया हाओ के हाथों में नहीं पड़ता। वाह, लिन मेई, तुम सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जिया हाओ अचानक उसके सामने खड़ी हो गई। क्या तुम भूल गई कि हमने कल क्या बात की थी? क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ कुछ न करूं? लिन मेई ने जिया हाओ को देखते हुए नाक भान सिकुड़ी। बेशक, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जिया हाओ ने सिर हिलाया। हालांकि तुम्हारी धमकाने की रणनीति थोड़ी भद्दी है। लिन मेई यह सुनकर दंग रह गई। बहुत भद्दा? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास अभी भी उसका फोन है जो मैंने तुम्हें कल दिया था? बेशक, मेरे पास है और मैंने उसे अच्छी तरह कुचलकर जला दिया है। लिन मेई ने नाक सिकुड़ी। अचानक जब जिया हाओ का चेहरा उसकी ओर झुका तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह अभी ऐसा करने वाला है? हम कक्षा में हैं, लानत है। हालांकि लिन मेई को जिस गर्म चुंबन की उम्मीद थी वह नहीं हुआ। जिया हाओ ने केवल लिन मेई के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। योजना सुनकर लिन मेई का चेहरा अजीब हो गया। हालांकि वह इससे सहमत होने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही फैंग किंग अपनी डेस्क पर बैठा, उसकी मेज पर अचानक जोरदार धमाका हुआ जिससे उसका शरीर सदमे और डर से विकृत हो गया। वाह, क्या हुआ, फैंग किंग? तुम सिर्फ इसी बात से डर गए? लिन मेई की आवाज़ सुनकर फैंग किंग की आत्मा कांप उठी। हाँ, बहन लिन, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? ओह, सच में कुछ नहीं। लिन मेई ने बिना किसी द्वेष के हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मुझे अभी कुछ मिला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम इस चीज के मालिक का पता लगा सकते हो? हाँ, फैंग किंग को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि जब उसने देखा कि लिन मेई ने मेज पर क्या रखा है, तो उसका चेहरा और भी सफ़ेद हो गया। मुझे नहीं पता कि यह किसका फ़ोन है, लेकिन मुझे ये कहीं मिला है। अनुचित। फैंग किंग के सामने वह टूटा हुआ फ़ोन रखने के बाद लिन मेई पलटी। मुझे उम्मीद है कि तुम इसके मालिक को ढूंढकर उसे वापस कर पाओगे। तुम करोगे, है ना? फैंग किंग ने महसूस किया कि उसका गला सूख रहा है और उसकी हथेलियां हिंसक रूप से कांप रही हैं। उसके सदमे और निराशा की स्थिति को देखकर लिन मेई को संतुष्टि महसूस हुई। इस बीच जिया हाओ फैंग किंग के पीछे खड़ा था क्योंकि उसने डर और निराशा की भारी मात्रा में फसल काटी थी, इसे अपनी इच्छा के बीज के अंदर संग्रहित किया। अब इसे गुणवत्ता से अधिक मात्रा कहा जाता है। अब मेरे पास इतनी नकारात्मक भावनाएं हैं कि मैं उन्हें सीधे वास्तविक दुनिया में इस्तेमाल कर सकती हूँ। जिया हाओ ने मन ही मन मुस्कुराया। देखो, फैंग किंग बेहोश हो गया। वह सो गया होगा। बुरा नहीं है, हालांकि तुम ऐसी नहीं दिखती, तुम मुझसे भी बदतर हो। लिन मेई जिया हाओ की ओर चली गई और बोली। ओह, सच में? जिया हाओ की चमक देखकर लिन मेई के दिल में डर का एक झटका लगा। ऐसा लगा जैसे ठंडे हाथ धीरे धीरे उसके दिल को पकड़ रहे हों और उसे दबा रहे हों। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं कह रही थी, तुम्हारी योजना कारगर थी, लिन मेई ने जवाब देते हुए हकलाते हुए कहा। अच्छा, ये तो मैं जानती हूँ। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी इच्छा के बीज का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और लिन मेई पर डर का असर गायब हो गया, जिससे उसकी सांस फूलने लगी। क्या हुआ? मुझे जिया हाओ से इतना डर क्यों लगा? हालांकि लिन मेई उलझन में थी, उसने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की। हाँ,
पार्टी के बारे में, क्या तुम आओगी? लिन मेई ने जिया हाओ से पूछा। क्या यह अपने प्रेमी को आमंत्रित करने का एक तरीका है? जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। हालांकि उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन कई छात्रों ने उसे सुना, जिससे वे सदमे में आ गए। डेमन क्वीन लिन मेई का प्रेमी है, और वह जिया हाओ है। जिया हाओ, मेरे पिताजी ने आज शाम एक पार्टी का आयोजन किया है और पूर्वी सागर शहर के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ पार्टी में आ सकोगी। लिन मेई ने अपने वाक्य को फिर से समायोजित करते हुए अपने दांत पीस लिए। अब ये कुछ उचित निमंत्रण है। जिया हाओ ने सिर हिलाया। तो क्या हम स्कूल के बाद सीधे जा सकते हैं? जैसा तुम चाहो। लिन मेई ने सिर हिलाया। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए लिन मेई ने अपने होंठ काटे और जिया हाओ को देखती रही। एक दिन पहले वो उसके खिलाफ साजिश रच रही थी, और सिर्फ एक दिन के अंदर ही उसे उसकी आज्ञाकारी प्रेमिका की तरह व्यवहार करना पड़ा। लानत है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लिन मेई ने आह भरी। लेकिन वह कमीना बहुत चालाक है। मेरे पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। वह उससे है। उसने अपना चेहरा डेस्क पर पटक दिया और समय धीरे धीरे बीतता गया। चूंकि शनिवार था, इसलिए लंच ब्रेक के दौरान स्कूल खत्म हो गया। सू जिंगर को आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि जिया हाओ उसके साथ वापस नहीं आ रही है। तुम लिन मेई के साथ जा रही हो? सू जिंगर को आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि तुम लोगों के बीच कुछ खटास है। चेंग गुओ उसके कारण तुम्हारे पीछे गया था, है न? ठीक है, कुछ हद तक। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। लेकिन मान लीजिए, अब वह मुझसे माफी मांगना चाहती है, और इसलिए वह मुझे अपने घर में पार्टी में ले जा रही है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह कुतिया कोई साजिश नहीं कर रही है? वह भी कुतिया है। मेरे पास उसे वश में करने के अपने तरीके हैं। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। बस चाची से कह दो कि मैं जल्दी वापस नहीं आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है। तो तुम सू जिंगर हो, है न? लिन मेई उसके पास चली गई और बोली, मैंने सुना है कि तुम और जिया हाओ भाई बहन जैसे हो। किसने कहा? सू जिंगर हैरान थी और उसने गुस्से से जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे लगता है कि तुम क्लास फोरम में सक्रिय नहीं हो, है न? लिन मेई ने कंधे उचका दिए। वैसे भी मैं जा रही हूँ। जिया हाओ, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? जरूर। जिया हाओ ने सिर हिलाया और लिन मेई के पीछे चला गया। हालांकि सू जिंगर का चेहरा सख्त हो गया क्योंकि उसे अपने दिल में खटास महसूस हुई। बाहर में जाओ, हम भाई बहन नहीं हैं। हम खून के रिश्ते से भी नहीं जुड़े हैं। कौन कमीना ये अफवाहें फैला रहा है? अध्याय 46 सजा। मुझे ये पसंद है। कौन कमीना ये अफवाहें फैला रहा है? जिया हाओ ने लिन मेई की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें नहीं पता? लिन मेई ने अपने चेहरे से बालों का एक ताला हटाया और अपने फोन से खेल रही थी। ये झूठ था। वह स्कूल की बास्केटबॉल टीम का लीडर है। तुम्हें पता है, वह सू जिंगर का प्रशंसक है। इसके अलावा मैंने सुना है कि तुम सू जिंगर और सू लान के साथ रह रहे हो। मुझे मत बताओ कि तुम नहीं हो। लिन मेई ने उसकी ओर देखा। हम नहीं हैं, जिया हाओ ने जवाब दिया। वैसे मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? लिन मेई ने अपनी आंखें घुमाई। जैसे पार्टी शाम को शुरू होती है न? तब तक कुछ घंटे हैं। हाँ, क्या तुम कह रहे हो कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय नहीं बिता सकते? जिया हाओ ने हल्के से नाक सिकुड़ी। लिन मेई, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी सजा की जरूरत है। दंड सजा। लिन मेई ने जिया हाओ को चौड़ी निगाहों से देखा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ओह, इसकी चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जिया हाओ मुस्कुराए। ड्राइवर, हमें शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में ले चलो। हाँ। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर जिया हाओ की आवाज़ सुनी, लेकिन फिर भी उसने पुष्टि के लिए लिन मेई की ओर देखा। शॉपिंग? तुम मेरे साथ शॉपिंग करना चाहती हो? लिन मेई फिर से हैरान हो गई। वह और भी हैरान थी क्योंकि वह मूल रूप से शॉपिंग पर जाना चाहती थी। हालांकि जब जिया हाओ उसके साथ शामिल हुई, तो उसने सोचा कि वह उसे कहीं और छोड़ देगी और बाद में शॉपिंग पर जाएगी। हालांकि जिया हाओ ने उसकी योजना को रोक दिया, जैसे कि उसे पता था कि वह शॉपिंग करने जा रही है। क्यों? मुझे लगा कि तुम्हें शॉपिंग पसंद है। मुझे ये पसंद है, लेकिन उफ, ठीक है। लिन मेई चिल्लाए, हम शॉपिंग मॉल चलेंगे। क्या अब तुम खुश हो? बेशक। शॉपिंग मॉल में प्रवेश करते हुए जिया हाओ कपड़े खरीदने के लिए लिन मेई के पीछे चली गई। ये कमीना, यह महिलाओं के फैशन में इतना अच्छा क्यों है?
लिन मेई ने पार्टी में अपनी शाम की पोशाक के लिए जिया हाओ के सुझावों को देखकर अपने नाखून चबाए। जिया हाओ देख सकती थी कि लिन मेई को वह हरी पोशाक विशेष रूप से पसंद थी। मुझे लगता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं इसे बहन सू लान के लिए खरीदूंगी। रुको, लिन मेई ने जल्दी से जिया हाओ के हाथ से ड्रेस छीन ली। हम अपने लिए खरीदारी कर रहे हैं। ये ड्रेस ठीक है, और मैं इसे शाम को पहन सकती हूँ क्योंकि तुमने इस पर इतना विचार किया है। ओह, मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन तुम्हें पता है, हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं खरीदी। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम और क्या खरीदना चाहती हो? लिन मेई हैरान थी। आखिरकार जिया हाओ ने पहले ही 5 से ज्यादा कपड़े खरीद लिए थे। जिया हाओ को उत्सुक देखकर लिन मेई ने उसे रोका नहीं। हालांकि जब उसने देखा कि जिया हाओ उसे कहाँ ले गई, तो उसे तुरंत पछतावा हुआ। हम अधोवस्त्र नहीं खरीदने जा रहे हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ कि हम नहीं खरीद रहे हैं। किसने पूछा? जिया हाओ ने लिन मेई की कलाई पकड़ी, कुछ अंडरगारमेंट्स पकड़े और चेंजिंग रूम में चली गई। चूंकि यह एक लग्जरी ब्रांड था, इसलिए चेंजिंग रूम काफी बड़ा था और चारों दीवारें शीशों से सजी हुई थीं। बाहर में जाओ, तुम मेरे साथ क्यों आए हो? अगर कोई हमें देख लेगा तो क्या होगा? लिन मेई घबरा गई और उसने जिया हाओ को बाहर धकेलने की कोशिश की। नहीं, तुम मेरे सामने ही कपड़े बदलने जा रही हो। जिया हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। क्या होगा अगर कोई कैमरा लगा हो? अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? ठीक है, कोई चिंता नहीं। कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा क्योंकि मैंने पहले ही बाहर उस महिला कर्मचारी को टिप दे दी है। जिया हाओ मुस्कुराए। अब कपड़े उतारो। क्या? मैंने कहा, कपड़े उतारो। लिन मेई ने जिया हाओ का आदेश सुनते ही अपने सीने से दिल की धड़कनें बढ़ती महसूस की। उसने जिया हाओ को गुस्से और नफरत से देखते हुए अपने दांत पीस लिए। फिर भी उसके हाथ तेजी से हिल रहे थे और उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतार दी। बुरा नहीं, तुमने आज सफेद कपड़े पहने हैं, है न? जिया हाओ ने लिन मेई को देखते हुए मुस्कुराया। अपने सफेद अंडरगारमेंट के साथ, सेब की तरह लाल चेहरे के साथ, वह आकर्षक से ज्यादा प्यारी लग रही थी। बास्टर्ड, तुम एक असली कमीने हो। बहुत मीठा मुंह नहीं है न? जी हाओ ने ठहाका लगाया। तो क्या हम पहले काले रंग का गाटरबेल्ट या ये लेसी थॉर्न ट्राई करें? हम तो पहले थॉर्न। हुआ। लिन मेई की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपना सफेद अंडरगारमेंट उतार दिया और जिया हाओ के सामने काले थॉर्न पहन लिए। जब उसने एक वापस पहना, तो उसने जिया हाओ की तरफ देखा, लेकिन वह चुप रहा, जिससे उसे असहज महसूस हुआ। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? लिन मेई ने पूछा। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? जिया ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए लिन मेई को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जब तक कि उसकी पीठ आईने की ठंडी सतह से नहीं टकरा गई। मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया कि मैं कपड़े बदलते समय तुम्हें देख रही थी। हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आया, लिन मेई बोली। लेकिन चूंकि तुमने शो पहले ही देख लिया है, तो क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए? तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। जिया हाओ ने उसके बालों को सहलाया। बस अपने बाल थोड़े लंबे कर लो और तुम और भी अच्छी दिखोगी। क्या ऐसा है? लिन मेई का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसने अपनी गर्दन पर जिया हाओ की गर्म सांसों को महसूस किया था। अचानक उसने महसूस किया कि जिया हाओ ने उसे चूमते ही उसका दिल धड़कना बंद कर दिया। मम्मन! लिन मेई की जीभें आपस में उलझ गईं क्योंकि जिया हाओ ने उसे कुशलता से अपनी जीभ से खेला। सार्वजनिक रूप से चूमने का रोमांच। लिन मेई ने महसूस किया कि उत्तेजना उसके दिमाग को सुन्न कर रही थी। तुम्हारा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। जिया हाओ ने अपनी ब्रा को नीचे खींचते हुए मुस्कुराया, जिससे उसके जैद खरगोश बाहर निकल आए। क्या मैं उन्हें थोड़ा शांत करूं? ओह वाह! लिन मेई कराह उठी क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पहाड़ की चोटी अचानक जिया हाओ के होंठों से जकड़ गई। उसकी जीभ एक पंखदार चाबुक की तरह थी, जो उसकी उभरी हुई कलियों पर वार कर रही थी। हे, क्या तुम्हें अपनी सजा पसंद आ रही है, लिन मेई? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर लालिमा देखी, लेकिन उसके निप्पल पीछे की ओर खींच गए। ऐसा लग रहा है। नघे, नहीं, लिन मेई ने कराहते हुए अपने पैरों को नीचे दबाया, जिससे उसका शरीर पागलों की तरह कांपने लगा। थोड़ी देर बाद जिया हाओ ने अपनी चिढ़ाना बंद कर दिया और लिन मेई को उसके पैर खोलने को कहा। अरे यार, तुमने अंडरगारमेंट के पैसे भी नहीं दिए, फिर भी तुमने उसे अपने गंदे रस से भिगो दिया।
जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली गीले पैच पर फिराई, जिससे लिन मेई ने शर्म और गुस्से में अपने होंठ बड़े कर लिए। यू, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे कैसे पता? जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। शायद मैंने तुम्हारे अंदर एक नई वासना जगा दी है, लेकिन तुम जानते हो क्या, तुम अब इसे उतार नहीं सकते। वह मुस्कुराया। क्या तुम उन्हें भीगा हुआ अंडरवियर दिखाना चाहते हो? अच्छा लगा क्या? जिया हाओ के लिए ये स्टंप करने का समय था। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं तुम पर फिर से चिल्लाऊंगी नहीं। लिन मेई ने दूसरी तरफ देखा और अपने प्रतिबिंब को देखा। हालांकि उसकी सांस अटक गई क्योंकि उसने अपनी गर्दन पर एक चुभन महसूस की, जिससे वह कांप उठी। ठीक है, मैं इतनी नियंत्रित नहीं हूँ। तुम सही कारणों से मुझ पर चिल्ला सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत कारणों से चिल्लाते हो, तो बस इतना कहो कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी सजाएं हैं। बिग डील। जिया हाओ को एक तरफ धकेलते हुए लिन मेई ने जिया हाओ द्वारा उसके लिए चुनी गई नई हरी पोशाक पहनना शुरू कर दिया। हमारे पास कोई समय नहीं है, मूर्ख। चलो यही तैयार हो जाओ और सीधे पार्टी में चले जाओ, लिन मेई ने बड़बड़ाया। इसके अलावा मुझे मेरी पोशाक पहनने में मदद करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अरे, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ड्रेस पहन लो, नहीं मेरे स्तन। फिर से नहीं। बाहर देखते हुए जिया हाओ जल्दी से बाहर चली गई। कुछ मिनटों के बाद लिन मेई चेंजिंग रूम से बाहर आई। ओह हाँ, इसीलिए मुझे एरोगे की दुनिया पसंद है। जिया हाओ ने हंसते हुए देखा कि लिन मेई इधर उधर देख रही है, ये देखने के लिए कि क्या किसी ने उन्हें पकड़ लिया है। स्वाभाविक रूप से जिया हाओ ने सुनिश्चित किया कि वे पकड़े न जाएं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एरोगे की दुनिया में अजीबोगरीब चीजें प्राकृतिक चीजों से ज्यादा स्वाभाविक रूप से होती हैं। तुम्हें तर्क पता है न? अगर मैं अंदर ही अंदर लिन मेई की ताली बजाना शुरू भी कर दूं, तो भी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, मुझे शांत होने की जरूरत है। यह उभार मुझे चलने में असहज कर रहा है। जिया हाओ ने गहरी सांस ली। वैसे मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। अगर मेरी याददाश्त सही है, तो वह कमीना भी पार्टी में आ सकता है। अध्याय 47। पार्टी शुरू हुई। शाम हो चुकी थी और लिन परिवार की हवेली पहले से ही सजी हुई थी। पार्टी में पूरे पूर्वी सागर शहर से महत्वपूर्ण लोग आए थे। हाँ, मिस्टर लिन, आपने इस साल वाकई बहुत बढ़िया काम किया है। बधाई हो। ओह, ये कुछ भी नहीं है मिस्टर झू। मेरा लक्ष्य उत्तरी पहाड़ियों के पास की जमीन हासिल करना है। हो, मैं देख रहा हूँ कि यह काफी महत्वाकांक्षी है, लेकिन नीलामी जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए मुझे आपके समर्थन की जरूरत है। अचानक प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए उस आदमी की नजर चमक उठी। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। ओह, मेरी प्यारी, तुम आखिरकार यहाँ हो। लिन चेंग चाहे कितना भी ठंडा और चालाक क्यों न हो, उसे हमेशा अपनी बेटी लिन मेई से प्यार था। मैंने सुना है कि कल की परीक्षा में तुम्हें 5वां स्थान मिला है, फिर भी तुमने मुझे सूचित नहीं किया। मैं क्यों बताऊंगा? लिन मेई ने खुशी और अहंकार के भाव से कहा। ये तो सिर्फ 5वां स्थान है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि मेरी बेटी की योग्यता को कम आंकना मेरी गलती है। ली चेंग ने अपनी नाक के नीचे रगड़ा। वैसे भी ये लड़का। नमस्कार मिस्टर लिन, मैं जिया हाओ हूँ, लिन मेई की दोस्त। जिया हाओ ने काले रंग का सूट पहना था, जो लिन मेई की लंबी हरी ड्रेस से बिल्कुल मेल खा रहा था। हाँ, पिताजी, उन्होंने ही मदद की है मुझे टेस्ट में 5वां स्थान दिलाने के लिए। हाँ, मैं समझ गया, तो तुम ही हो जो मेरी बेटी की पढ़ाई में मदद कर रहे हो, है न? लिन चेंग एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर हल्के से हंस पड़ी। जियो हाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बेटी की और भी मदद कर सकोगे। मेरी सच्ची इच्छा है कि वह यूनिवर्सिटी की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो। बेशक, मैं लिन मेई की मदद कैसे न करूं, उसे मेरी मदद बहुत पसंद है। जिया हाओ के शब्दों को एक छिपे हुए स्वर में सुनकर लिन मेई का चेहरा लाल हो गया। बेशक, वह जानती थी कि जिया हाओ पढ़ाई में उसकी मदद करने के अलावा उसके साथ सब कुछ करेगी। ओह माय, क्या वह लिन मेई है? वह बहुत सुंदर लग रही है। उसके बगल में वह लड़का कौन है? वह भी बहुत सुंदर लग रहा है। जिया हाओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ और लोगों से मिलवाऊंगी। लिन मेई ने जिया हाओ को पकड़ लिया और उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाते हुए ले गई। जब उन्होंने लिन मेई को एक लड़के से मिलवाते देखा तो वे सभी चौंक गए। वाह, ये सोचना भी मुश्किल है कि लिन मेई हमें एक लड़के से मिलवाएगी। हे,
क्या हुआ मेई? क्या तुम्हें आखिरकार प्यार हो गया है? प्यार? तुम्हें क्या परवाह है? लिन मेई ने शर्माते हुए कहा। हम सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, सिर्फ दोस्त। चिंता मत करो, हम तुम्हारी दोस्ती को खराब नहीं करेंगे। जब किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो लिन मेई ने गुस्से में अपने होंठ काटे। इस बीच जिया हाओ ने पार्टी में शामिल दूसरे मेहमानों से आसानी से बात की। यहाँ तक कि जो लोग उच्च पद के अधिकारी या व्यवसायी थे, वे भी जिया हाओ की वाक्पटुता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। लिन चेंग ने स्वाभाविक रूप से दूर से ही ये देखा क्योंकि वह भी उत्सुक हो गया। बुरा नहीं है, उसके पास कुछ योग्यताएं हैं, लेकिन क्या होगा अगर वह मेरी स्वीटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है? क्या मुझे उसकी पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए? हाँ। हाओ जिया हाओ ने पलटकर देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि सुयुन की थी। आंटी सू, आप भी यहाँ हैं? जिया हाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि वह ऐसी पार्टियों में बहुत कम आती है। हालांकि मुझे उसके यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी, उसने मन ही मन सोचा। बेशक, मुझे लगा कि अगर मैं मिस्टर लिन चेंग के निमंत्रण को अस्वीकार कर दूं तो ये बहुत बुरा होगा। सू युनकी ने हल्के से मुस्कुराया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हो, मैंने नहीं सोचा था कि जियो हाओ मिस सू का भतीजा है। लिन चेंग हंसते हुए आगे बढ़ा। तुम हाओ को जानते हो मिस्टर लिन? सू युनकी ने अजीब सी आवाज में पूछा। वह मेरी बेटी का दोस्त है और उसने उसे यहाँ बुलाया है। उसने उसकी पढ़ाई में भी मदद की है। तो यह अच्छा है। हाओ वाकई बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है। सू युनकी ने हल्के से हंसते हुए उसके सिर को सहलाया। तुम्हारी चाची बहुत सुंदर है जियो हाओ। वह ईस्टर्न सी सिटी की अग्रणी व्यवसाय महिलाओं में से एक है। लिन चेंग ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं खुश हूँ। हालांकि ये श्री लिन के प्रभाव की तुलना में फीका है। सू युनकी ने विनम्रता से उत्तर दिया। हो, कितना मनोरंजक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस सू यहाँ होंगी। जिया हाओ की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई जब उसने नए व्यक्ति को देखा। लिन चेंग ने ली ताओ को देखा और सिर हिलाया। आपकी किंगजू ज्वेलरी ने काफी लाभ कमाया है न? मिस सू की ब्लू स्टोन कंपनी जितना नहीं। ली ताओ ने सू युनकी को देखते हुए मुस्कुराया। उसने वास्तव में कुछ उच्च गुणवत्ता वाले जेड पर अपना हाथ रखा है। वे जेड संभवतः तियानशु राष्ट्र में इस मौसम के सर्वश्रेष्ठ जेड में जा रहे हैं। ओह श्रीली, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। चलो बस इतना ही कहो। मेरे पास वाकई एक अच्छा मूल्यांकन करता था। सू युनकी ने जिया हाओ को देखा और आंख मारी, जिससे जिया हाओ खुश हो गई। हमें यहाँ सिर्फ व्यापार पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस पार्टी का आनंद लेंगी। लिन चेंग मुड़ा और चला गया। यह बकवास। रात के 10:26। ली ताओ ने उठते हुए बड़बड़ाया। हाँ, मिस सू, क्या हम जाकर किसी नए सौदे के बारे में बात करें? ली, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं आपके साथ कोई और सौदा नहीं कर सकता। जहाँ तक 10 मिलियन युआन की बात है, तो मैंने उसे पहले ही चुका दिया है। सू युनकी ने सपाट आवाज में कहा। मिस सू, आप मेरे लिए इसे अजीब बना रही हैं। हमारे समूहों के बीच कर्ज जैसी चीजें कैसे हो सकती हैं? ली ताओ मुस्कुराया। हालांकि मेरे पास एक सौदा है जिसमें आप कुछ दिलचस्पी दिखा सकती हैं। आखिरकार, अगर यह सफल रहा तो उपज 300 मिलियन युआन से अधिक हो सकती है। ये काफी है। सू युनकी हैरान थी। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे पता था। मिस सू वास्तव में जानती है कि वह सबसे अधिक लाभ कहाँ कमा सकती है। ली ताओ ने सू युनकी को रास्ता दिखाते हुए हंसी उड़ाई। जिया हाओ ने उसे रोका नहीं, लेकिन एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। यहाँ हम निजी कमरे में बात कर सकते हैं। ली ताओ ने सू युनकी को कमरे के अंदर ले गया। वेटर, 2 ड्रिंक कृपया। मैडम के लिए 1 रेड वाइन और मेरे लिए 1 गिलास स्कॉच। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। सू युनकी ने अपना सिर हिलाया। ली ताओ ने सिर हिलाया। तो थोड़ा मसालेदार लाइम सोडा कैसा रहेगा? ये ठीक होना चाहिए। सू युनकी ने सिर हिलाया। तो मैं कुछ सेट पीस खरीदना चाहूंगी जो आपने हाल ही में खरीदे हैं, मिस सू। ओह, अगर आप बस खरीदना चाहते हैं तो हम कीमत पर बातचीत कर सकते हैं। सू युनकी ने सिर हिलाया। जल्द ही वेटर ड्रिंक्स लेकर आ गया। हालांकि जैसे ही सू युनकी ने गिलास उठाया, एक वेटर एक बार फिर कमरे के अंदर आ गया। मिस्टर लिन चेंग आपको ढूंढ रहे हैं क्या? ये सुनते ही ली ताओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
मैं यहाँ थोड़ा व्यस्त हूँ, आप समझे। मिस्टर लिन ने कहा कि यह जरूरी है। यह बकवास, ली ताओ ने उठते हुए बड़बड़ाया। मिस सू, मुझे उम्मीद है कि आप कृपया मेरा इंतजार करें। हम बाद में ड्रिंक शेयर कर सकते हैं, है न? जरूर, मिस्टर ली। ली ताओ को जाते हुए देखकर सू युनकी ने सिर हिलाया। हालांकि जब वह चला गया तो जिया हाओ तेजी से अंदर घुस गया। आंटी सू, वह मत पीना। अध्याय 48। आंटी सू ने इच्छाओं को शांत करने में मदद की। हाँ। हाओ र सू युनकी हैरान रह गई जब उसने देखा कि जिया हाओ ने उसके हाथों से गिलास ले लिया। आपको संदिग्ध लोगों से ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, आंटी सू। जिया हाओ मुस्कुराए, खासकर उनसे नहीं जो आपके दुश्मन हैं। अच्छा, हालांकि ली ताओ और मेरे बीच कुछ स्किमरिश है, मुझे नहीं लगता कि वह मुझे ऐसी जगह पर जहर देगा। हे, क्या ऐसा है? जिया हाओ ने ड्रिंक का एक घूंट लेते हुए हंसते हुए कहा। तो मुझे इसे जांचने दो। रुको, हाओ र सू युनकी को अपने दिल में एक अजीब सा डर महसूस हुआ जब उसने जिया हाओ को अपने ड्रिंक से एक घूंट लेते देखा। हालांकि उसने कहा कि ड्रिंक से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जिया हाओ द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद सू युनकी को बुरा लगा। ठीक है, नींबू के अलावा कोई अजीब स्वाद नहीं है। जिया हाओ ने सिर हिलाया और गिलास को टेबल पर रख दिया। देखा, मैंने तुम्हें बताया था। सू युनकी ने राहत की सांस लेते हुए कंधे उचकाए। हालांकि अचानक उसके हाव भाव बदल गए जब उसने जिया हाओ के पैरों को कांपते हुए देखा। यह, आंटी सू, क्या ये सिर्फ लेमन सोडा है? जिया हाओ अचानक भारी हरकतों के साथ कुर्सी पर बैठते ही लड़खड़ा गया। हाओ र, क्या तुम ठीक हो? सू युनकी चिंतित हो गई। क्या हो रहा है? लेमन सोडा का तुम पर ऐसा असर नहीं होना चाहिए। उफ, मुझे लग रहा है आंटी सू, ऐसा लग रहा है मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। जिया हाओ ने अपनी टाई ढीली करते हुए और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए हाँफते हुए कहा। सू युनकी जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करने चली गई। हाओ र, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाती हूँ। सू युनकी ने एक गिलास में थोड़ा पानी डाला और जिया हाओ से उसे पीने के लिए कहा। आंटी सू, ये बहुत अजीब लग रहा है। जिया हाओ ने एक ही बार में पूरा गिलास पानी पी लिया। अजीब, तुम्हें क्या लग रहा है? हाओ र, ये गर्म है और उफ, ये दर्द कर रहा है। वहाँ जिया हाओ ने पलटकर देखा जैसे वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। क्या है? हाओ र, तुम्हें मुझसे दूर भागने की जरूरत नहीं है। सू युनकी ने जिया हाओ के कंधे को पीछे से पकड़ लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। जब जिया हाओ ने पलटकर देखा तो सू युनकी ने देखा कि उसके गाल पहले से ही लाल थे। हालांकि जिस चीज ने उसे पूरी तरह से परेशान कर दिया वह था उसकी पैंट में बहुत बड़ा उभार। उम्मा, वह देखो, मैंने तुमसे कहा था, आंटी सू। जिया हाओ ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की। मुझे बस कामुक और उत्तेजित महसूस हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं सही था, उस कमीने ने शायद शराब में नशीला पदार्थ मिला दिया होगा। जिया हाओ ने अपने पसीने को पोंछते हुए कमरे में तेजी से घूमने लगा। भगवान का शुक्र है, मैंने सिर्फ एक घूंट लिया, लेकिन यह अभी भी जल रहा है। उफ, हाओ सू युनकी ने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। लानत है, मैं उस कमीने ली ताओ को क्यों नहीं देख पाई? मेरी वजह से हाओ पीड़ित है। उसने नीलामी में मेरी मदद की और उसने फिर से मेरी मदद की। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ? आंटी सू, मुझे बाथरूम इस्तेमाल करने दो। जिया हाओ ने पास के वॉशरूम की ओर चलते हुए कहा। हालांकि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था, जिससे सू युनकी को आश्चर्य हुआ कि जिया हाओ क्या करने जा रही है। ली ताओ ने मेरे ड्रिंक में किस तरह की दवा डाली? शामक। हालांकि जिया हाओ सुस्त महसूस कर रहा था, लेकिन उसे तेज गर्मी भी लग रही थी। यह क्या हो सकता है? हाओ र, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस मुझे छोड़ दो एक पल के लिए अकेला। सू युनकी को थोड़ी जिज्ञासा हुई क्योंकि वह कल्पना कर सकती थी कि जिया हाओ क्या कर रही होगी। हालांकि वह फिर भी वॉशरूम की ओर चली गई और दरवाज़ा थोड़ा खोला। हाँ, हालांकि जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। हाँ, पूरी तरह से नग्न खड़े, जिया हाओ गहरी सांस ले रहा था और उसका दाहिना हाथ उसे सहला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं था कि सू युनकी उसे देख रही है, जिससे उसका ध्यान उसके झटके पर केंद्रित हो गया। जिया हाओ का शरीर पसीने से लथपथ था, अच्छी तरह से परिभाषित मांसपेशियों से भरा हुआ था। वह तगड़ा नहीं दिख रहा था,
लेकिन उसका पूरा शरीर सुंदर ढंग से गढ़ा हुआ था, जिससे वह एक युवा सेलिब्रिटी जैसा दिख रहा था। हाँ हाँ, क्यों यह नहीं निकल रहा है? जिया हाओ ने एक धीमी आवाज में कहा। सू युनकी को लगा कि उसका दिल उछलते हुए हिरन की तरह धड़क रहा है, जिससे उसके पैर धीरे धीरे जेली में बदल रहे हैं। जिया हाओ को इस तरह देखकर उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जिसे उसने वर्षों में कई बार सूक्ष्म रूप से महसूस किया था, लेकिन इतनी हिंसक रूप से नहीं। उत्तेजना की भावना, वासना की ज्वाला। हाओ क्या वह हस्तमैथुन करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन ये स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रहा है। मैं समझ गया, ये कामुक दीपक होना चाहिए। वह कमीना ली ताओ। नहीं, मुझे अभी हाओ पर ध्यान देना चाहिए। मुझे उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक गहरी सांस लेते हुए सू युनकी अपने दिल में उबलती भावनाओं को महसूस कर सकती थी। आओ आंटी सू। जिया हाओ ने पीछे मुड़कर देखा और जल्दी से अपने पहले से ही कठोर छोटे भाई को छिपाने की कोशिश की। हालांकि उसका हाथ उसे बिल्कुल भी छिपाने में असमर्थ था। आंटी सू, मुझे नहीं पता, मैं बस यही चाहता था। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जिया हाओ की ओर चलते हुए सू युनकी की आवाज शांत थी। मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो हाओ और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। चाची सू, जिया हाओ ने थोड़ा संघर्ष करते हुए शर्माया, लेकिन सू युनकी के कोमल स्पर्श ने उसे धीरे धीरे शांत कर दिया। ये बस बहुत दर्द कर रहा है। मैं खुद की मदद नहीं कर सकता। ये ठीक है, तुम्हें इसे धीरे धीरे सहलाना होगा। सू युनकी ने महसूस किया कि उसका मुंह चिपचिपा हो रहा है। उसने जिया हाओ की हथेली को अपनी जांघों के बीच से हटा दिया और पूरी तरह से अपने पैरों के बीच खड़े स्तंभ को देखा। जैसे ही उसकी उंगली ने जिया हाओ की लिंग को धीरे से छुआ, सू युनकी ने उसके चारों ओर नसों के साथ जोरदार धड़कन महसूस की। यह इतना बड़ा और कठोर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसे युवा लड़के के पास ऐसी संपत्ति होगी। नहीं युनकी, तुम क्या सोच रही हो? वह तुम्हारे बेटे जैसा ही है, लेकिन फिर भी क्या वह अभी भी एक लड़का है? वह इतना संपन्न है। जिया हाओ, उसे एक आदर्श पुरुष कहा जा सकता है। नहीं, मैं यहाँ सिर्फ उसकी मदद करने के लिए हूँ। कोई अजीब विचार नहीं। बस इसे धीरे से पकड़ो और धीरे से इसे सहलाओ। कुछ कामुक के बारे में सोचो। सू युनकी ने जिया हाओ के पुरुषत्व को धीरे धीरे लेकिन कामुकता से सहलाते हुए कहा। वह महसूस कर सकती थी कि धड़कन और भी तीव्र होती जा रही है, क्योंकि उसके हाथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक जिया हाओ ने सू युनकी को गले लगा लिया और उनका चेहरा बहुत करीब आ गया। सू युनकी के दिमाग में हलचल मच गई क्योंकि उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाई। आंटी सू, आप बहुत सुंदर हैं। हाओ मैं। अचानक जिया हाओ आगे झुकी और सू युनकी को चूमा। सू युनकी दंग रह गई, लेकिन उसने जिया हाओ को नहीं रोका। अचानक उसका हाथ गाढ़े सफेद तरल पदार्थ से भर गया क्योंकि जिया हाओ ने बहुत सारा स्खलन किया। कुछ उसके कपड़े पर गिर रहा था। जैसे ही उनके होंठ अलग हुए, जिया हाओ कमजोर पड़ने लगी और सू युनकी के कंधे पर गिर गई। सब ठीक है। सू युनकी ने उसके सिर को सहलाया और बुदबुदाई, लेकिन अवचेतन रूप से उसने अपने होंठ चाटे, जिया हाओ के होंठों का स्वाद चखा। इस बीच बेहोश जिया हाओ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सब कुछ केइकाकू के अनुसार है। अध्याय 49। एक खजाने का मूल्यांकन। मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है, पीछे ओरियोल से अनजान। ये वर्तमान स्थिति के लिए एकदम सही कहावत थी, और जिया हाओ ओरियोल थी। ली ताओ को लगा कि उसकी योजना एकदम सही थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह जिया हाओ की ऋषि की दिव्य आंखों द्वारा लंबे समय से देखा गया था और उसने इसके लिए एक काउंटर प्लान भी बनाया था। जिस क्षण जिया हाओ ने ली ताओ को सू युनकी को कमरे के अंदर ले जाते देखा, वह लिन मेई के पास गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता से ली ताओ को व्यस्त रखने के लिए कहूँ? लिन मेई जिया हाओ के शब्दों को सुनकर चकित हो गई। देखा, इतना कठिन अनुरोध नहीं, मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। और क्या मैं कारण जान सकती हूँ? नहीं, क्या कमीना है? लिन मेई ने पीछे मुड़ते हुए कहा। जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हें संदेश दूंगी। वह मेरी गर्लफ्रेंड है। कितनी सावधानी बरती गई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? लिन मेई शर्मा गई और जल्दी से चली गई। काम पूरा होने के बाद जिया हाओ सू युनकी के पास गई और उसे ड्रिंक पीने से रोक दिया। वास्तव में
ड्रिंक में कोई कामोद्दीपक नहीं था, बस शामक था। और जिया हाओ ने भी इसे नहीं पिया। उसने बस एक घूंट पीने का नाटक किया और चमत्कार के बर्तन की क्षमता का उपयोग करके उस घूंट को जूस में संग्रहित किया। और उसके बाद उसने एक ऑस्कर के योग्य प्रदर्शन किया कि कैसे उसे एक कामोद्दीपक ने नशे में डाल दिया। अंदाजा लगाओ क्या उसकी योजना ठीक उसी तरह काम कर गई जैसा वह चाहता था। जिया हाओ ली ताओ को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकी। मूल रूप से सू युनकी और जिया हाओ के बीच विकास में बहुत समय लग सकता था, लेकिन इस घटना के कारण सू युनकी के दिल में भ्रम का बीज बो दिया गया है और जिया हाओ ने सू फैमिली मैनर की महिलाओं को पकड़ने के लिए एक और कदम उठाया। ली ताओ का चेहरा हिंसक रूप से झपका, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। हाँ, यह अच्छा है कि श्रीली हमारे साथ यहाँ शामिल हुए। इस पेंटिंग के बारे में क्या ख्याल है श्रीली? मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। लिन चेंग ने ली ताओ को देखते हुए मुस्कुराया। ये पेंटिंग श्री मार्सेलो की पेंटिंग जैसी दिखती है, कितनी दुर्लभ है। ली ताओ मुस्कुराया। मुझे लगता है कि श्री लिन की कला के प्रति आंखें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ काम है। जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं श्रीली? लिन चेंग की मुस्कान चौड़ी हो गई। मेरे साथ चलो, यहाँ बहुत से लोग आपके साथ कला पर चर्चा करना चाहेंगे। यो ली ताओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन वह असहाय था। वह बस यूं ही भागकर वापस सू युनकी के पास नहीं जा सकता था। अगर उसने सोडा पी भी लिया होता तो वह वहां बेहोश पड़ी होती। मेरे आदमी पहले से ही उस कमरे के आसपास हैं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है न? हालांकि जल्द ही उसे इसका पछतावा हुआ। ली ताओ को अचानक एक फोन आया और उसने फोन उठाया। क्या सू युनकी अपने भतीजे के साथ कमरे से बाहर चली गई? ली ताओ के हाव भाव बदल गए। जल्दी करो और कमरे के अंदर जांच करो। और फिर उसे बुरी खबर मिली। बॉस, लेमन सोडा का गिलास जमीन पर बिखर गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने गुस्से में इसे फेंक दिया है। और सू युनकी के हाव भाव से लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वह खुश थी। ये सुनते ही ली ताओ का चेहरा पीला पड़ गया। बाहर में जाओ, बाहर में जाओ। वह बेवकूफ कुतिया। क्या उसे एहसास हुआ? लेकिन कैसे? बाहर में जाओ, बाहर में जाओ लिन चेंग। उसने मेरी सारी अच्छी योजना बर्बाद कर दी। हम अब जा सकते हैं, अगर तुम चाहो, सू युनकी ने धीमी आवाज में कहा। जिया हाओ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। मैं ठीक हूँ आंटी सू। जिया हाओ ने पलटकर देखा जैसे उसे दोषी और शर्म महसूस हो रही हो। उसे इस तरह देखकर सू युनकी को और भी अजीब लगा। उसने मुझे चूमते हुए ये भी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ आंटी सू। क्या ये ड्रग्स की वजह से था या नहीं? ये कैसे संभव है आंटी सू? ये पार्टी बहुत सारे अवसरों से भरी हुई है। चूंकि आप और ली ताओ पहले से ही दुश्मन हैं, इसलिए आपको अपने लिए कोई मजबूत सहयोगी ढूंढ लेना चाहिए। वो कमीना, उसकी चिंता मत करो आंटी सू। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें फिर कभी परेशान न करे। जिया हाओ के दृढ़ शब्दों को सुनकर सू युनकी के दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। ठीक है हाओ, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगी, सू युनकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि जिया हाओ ने केवल सिर हिलाया और चली गई। पार्टी का और आनंद लो आंटी सू। इस पार्टी में तुम्हें आराम करना चाहिए। कुछ संबंध बनाओ और जो पहले हुआ उसे भूल जाओ। तुम भी हाओ। सुन युनकी ने जिया हाओ को भारी मन से जाते हुए देखा। एक बार फिर ली ताओ के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठी। ली ताओ, तुमने इस बार हद पार कर दी है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। देखते हैं इस बार कौन जीतने वाला है। ठीक है, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए लिन मेई। तुमने अच्छा काम किया। जिया हाओ ने उसे देखते हुए मुस्कुराया। कम से कम तुमने इसे स्वीकार किया। लिन मेई ने पलटकर हल्की आवाज में बात की, लेकिन उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। लेकिन जब वह पलटी तो उसने देखा कि जिया हाओ पहले ही गायब हो चुका था। ये कमीना, वह कहाँ गया? लिन मेई ने निराश महसूस किया और उसने चारों ओर देखा। हो, मुझे नहीं पता था कि आजकल के युवा लोग भी प्राचीन वस्तुओं के बारे में जानते हैं। बूढ़ा आदमी जिया हाओ को देखते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। आखिरकार उसने सोचा कि जिया हाओ उसकी कुछ और तारीफें करेगी। हालांकि जिया हाओ एक बूढ़े आदमी की ओर चली गई, जिसने एक पारंपरिक लबादा पहना हुआ था और एक कांच के क्यूब के अंदर प्रदर्शित छोटे मिट्टी के बर्तनों को देख रहा था।
शुरुआती किंग राजवंश का 7 घास का फूलदान। फूलदान के शरीर पर 7 घासों की विशिष्ट विशेषता। जिया हाओ उस आदमी के ठीक बगल में खड़ा होकर बोला, हो, मुझे नहीं पता था कि आजकल के युवा लोग प्राचीन वस्तुओं के बारे में भी जानते हैं। बूढ़ा आदमी जिया हाओ की ओर देखते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। तो फिर तुम इस बर्तन के बारे में और क्या जानते हो? ठीक है, यह एक आदर्श प्रतिकृति है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह नकली है। जिया हाओ ने आह भरी। ओह, तुम मुझे बता रहे हो कि यह नकली है? बूढ़ा आदमी हैरान था। तुम्हें कैसे पता चला? हैंडल पर 7 पत्तियों के डिजाइन के कारण। बहुत से लोग सोचते हैं कि घास के शरीर की तरह हैंडल पर घास के 7 पत्ते होने चाहिए। हालांकि असली वाले में 4 दिशाएं तय करने के लिए केवल 4 पत्ते थे, 7 नहीं। जिया हाओ मुस्कुराया। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। बूढ़ा आदमी हंसा। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? यह विनम्र व्यक्ति जिया हाओ है। जिया हाओ मुस्कुराया। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं श्री चेनमो को कैसे नहीं जानता, त्यानगुआंग हॉल के अध्यक्ष। पूर्वी सागर शहर के प्राचीन बाजार में आप एक प्रमुख व्यक्ति हैं। जिया हाओ ने वाक्पटुता से बात की। बुरा नहीं है, तुम बहुत तेज दिमाग वाले बच्चे हो। चेनमो मुस्कुराया। ठीक है, तुम्हारे रवैये को देखते हुए तुम इस बूढ़े आदमी के साथ प्राचीन वस्तुओं की सराहना करने के लिए यहाँ नहीं हो। बड़े चेन बुद्धिमान हैं। मैं यहाँ किसी स्वार्थी कारण से आता हूँ। जिया हाओ हल्के से हंसा। मेरे पास कुछ ऐसा है जिसका मूल्यांकन केवल बहुत अनुभव वाला व्यक्ति ही कर सकता है। और मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर चेन मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं। हो, मुझे आश्चर्य है कि यह क्या है, छोटे दोस्त। चेनमो ने जिया हाओ की बात सुनकर उत्सुकता जताई। उसने सोचा कि जिया हाओ किस तरह के खजाने का मूल्यांकन करवाना चाहता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे खजाने देखे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कुछ नया देखने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे संदेह है। चलो देखते हैं कि इस छोटे लड़के ने मेरे लिए क्या लाया है। हालांकि जब जिया हाओ ने वह चीज निकाली और चेनमो को दी, तो चेनमो के चेहरे पर काफी बदलाव आया। अध्याय 50 शेर की मूर्ति का असली महत्व। यह कोई और नहीं बल्कि बौद्ध शेर की मूर्ति थी जिसे जिया हाओ ने कई परिवार के खजाने से प्राप्त किया था। पहले तो चेनमो ने सोचा कि यह सिर्फ एक अपरिष्कृत बौद्ध खजाना है। हालांकि जब उसने उसे छुआ तो वह शेर के नाजुक ढंग से गढ़े गए याल को महसूस कर सकता था, उसकी तीखी और महान नज़र को महसूस कर सकता था। यह एक शाही मुहर की तरह दिखता है, लेकिन आधार के नीचे कोई मुहर नहीं है। यह एक मूर्ति की तरह दिखता है जिसे किसी शुभ स्थान पर रखा गया है। लेकिन बात यह है कि जब मैंने इसे पकड़ा तो मुझे आरामदायक गर्मी का एहसास क्यों हुआ? यह कोई भ्रम नहीं है। साथ ही इस पर बैंगनी चमक। नहीं, ये वह नहीं हो सकता जो मैं सोच रहा हूँ। चेनमो की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने एक संभावना के बारे में सोचा। उसके हाथ उत्साह से कांपने लगे। छोटी दोस्त जिया, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? मैं अपना मूल्यांकन देने से पहले कुछ पुष्टि करना चाहता हूँ। ओह जरूर, एल्डर चेन। मैं भी इस वस्तु की प्रामाणिकता देखना चाहूंगा। जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे चेनमो के बुजुर्ग शरीर में युवा जोश भर गया हो। मूर्ति को पकड़कर वह सीधे उस जगह पर पहुंचा जहां लिन चेंग दूसरों से बात कर रहा था। आह, एल्डर चेन, आप यहाँ हैं। लिन चेंग ने सम्मान के साथ अपनी मुट्ठी बांधी। हालांकि चेनमो ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसने अपने हाथ हिलाए। लिन चेंग, क्या तुम मेरे लिए गुलाब जल, चंदन का पानी और किंगहाई ग्रीन टी ला सकते हो? हाँ, लिन चेंग और अन्य लोग चेनमो के अचानक अनुरोध को सुनकर दंग रह गए। वे जानते थे कि चेनमो पूरे तियानशु राष्ट्र के सबसे सम्मानित मूल्यांकनकर्ताओं में से एक थे। इसलिए ये सोचकर कि यह एक मौका है, लिन चेंग ने जल्दी से सिर हिलाया। एल्डर चेन, एक पल रुको। मैं अपने आदमियों से उन्हें यहाँ लाने के लिए कहूँगा। हाँ, मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अचानक पूछने के लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, ये ठीक है, एल्डर चेन। लिन चेंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। आखिरकार मेरा मानना है कि जब आप इतनी जल्दी में हैं तो मामला कुछ बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। ली ताओ भी वहां था और उसने आश्चर्य से चेनमो को देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि चेनमो जैसा दयालु और मिलनसार बूढ़ा आदमी अभी इतना उत्साहित क्यों था। क्या हुआ? क्या उसने कुछ खजाने खोजे हैं? अगर ऐसा है तो उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ली ताओ अपने विचारों में डूबा हुआ था, लिन चेंग के लोग चेनमो द्वारा मांगी गई वस्तुओं के साथ आ गए।
लिन चेंग और लिटिल जिया के अलावा कृपया सभी इस कमरे से बाहर चले जाएं। चेन मो ने कहा, जिससे ली ताओ की अभिव्यक्ति में खिंचाव आ गया। एल्डर चेन, क्या आपको हमें अपनी खोज को देखने नहीं देना चाहिए? ली ताओ ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, मैं खुद इसकी पुष्टि करने के बाद परिणाम की घोषणा करूंगा। चेन मो ने शांत भाव से कहा, अब अगर आप कृपया हमें थोड़ी जगह दें। हालांकि उसका स्थान आटे की तरह मुड़ा हुआ था, ली ताओ अन्य लोगों के साथ कमरे से बाहर चला गया। हालांकि जाने से पहले उसने जिया हाओ की ठंडी निगाह महसूस की, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वह बदमाश, क्या वह सु युनकी का भतीजा नहीं है? वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या ये उसे मेरी योजना के बारे में पता था? नहीं, उसके जैसा बदमाश ऐसा कैसे कर सकता है? ली ताओ ने जाते समय अपना सिर हिलाया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि चेन मो ने उसे लिन चेंग के पास क्यों रखा। वह किस चीज का मूल्यांकन करना चाहता था? बड़े चेन, सभी चले गए हैं। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं? लिन चेंग ने चेन मो को देखते हुए एक विनम्र मुस्कान के साथ पूछा। हालांकि चेन मो ने बस शेर की मूर्ति को मेज पर रखा और 3 तरल पदार्थ निकाले। सबसे पहले उसने उस पर चंदन का तेल डाला और फिर मूर्ति को धोने के लिए गुलाब जल डाला। उसके बाद उसने धीरे धीरे एक चीनी मिट्टी के बर्तन से गुनगुनी किंगहाई चाय डाली। जिया हाओ भी हैरान रह गया जब उसने चेन मो को ऐसा करते देखा। हालांकि उसे ऋषि की दिव्य आंखों से मूर्ति के बारे में बुनियादी जानकारी मिली थी, लेकिन उसका ज्ञान केवल उसी तक सीमित था। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति पर गर्म चाय डाली, मूर्ति सुनहरे और बैंगनी रंग के साथ मिश्रित एक हल्की रोशनी से चमक उठी और बैंगनी रंग का एक हल्का धुआं उठ गया। धुआं बहुत सुगंधित था, लेकिन इसमें गुलाब जल या चंदन जैसी गंध नहीं थी। हालांकि सुगंध सुखद थी, जो किसी को शांत और आराम महसूस कराती थी। चेन मो का शरीर कांप उठा और वह लगभग उसके सामने घुटने टेकने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस पौराणिक चीज को देखूंगा। स्वर्ग और पृथ्वी का ऐसा खजाना वास्तव में मौजूद है। यह क्या है, एल्डर चेन? यह मूर्ति इतनी आकर्षक लग रही है। लिन चेंग मदद नहीं कर सका और पूछा, ये घटना है। शुभ बैंगनी हवा खजाने को ढांक लेती है। यह मूर्ति, ये प्राचीन का एक प्रामाणिक खजाना है। प्राचीन का खजाना? जिया हाओ ने आश्चर्य से पूछा। सोने के सार को खजाने वाले सोने के रूप में भी जाना जाता है, जो इंपीरियल जेड की तरह बेहद दुर्लभ है। यहाँ तक कि इसके 1 ग्राम की कीमत भी बहुत ज्यादा हो सकती है। मैं कैसे कहूँ? आप कह सकते हैं कि यह एक सच्ची प्राचीन वस्तु है, एक खजाना जिसमें कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं। यह मूर्ति, ये तीव्र यांग ऊर्जा से भरी हुई है। और सामग्री, मुझे लगता है कि यह पौराणिक सोने का सार है जो केवल सबसे गहरे और सबसे पुरानी सोने की खदानों में ही पाया जा सकता है। सोने के सार को खजाने वाले सोने के रूप में भी जाना जाता है, जो इंपीरियल जेड की तरह बेहद दुर्लभ है। यहाँ तक कि इसके 1 ग्राम की कीमत भी बहुत ज्यादा हो सकती है। हालांकि यह मूर्ति, ये 500 ग्राम से ज्यादा खजाने वाले सोने से बनी है। ये बहुत ज्यादा कीमती है। चेन मो ने आह भरी। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा खजाना देखूंगा। लिटिल जिया इसे पाकर बहुत भाग्यशाली है। मैं समझ गया, एल्डर चेन। मुझे लगता है कि यह एक वैध वस्तु है। जिया हाओ ने मूर्ति वापस लेते हुए मुस्कुराया। जैसा कि आपने कहा, ये तीव्र यांग ऊर्जा से भरी हुई है और एक भूले हुए बौद्ध मठ से प्राप्त हुई है। इसमें बुरी आत्माओं को दूर भगाने की क्षमता भी है, जिसका उपयोग घर के अंदर फेंग शुई के लिए किया जा सकता है। हाँ, वाकई, ऐसा खजाना अप्रत्याशित भाग्य ला सकता है और घर से बुराई को दूर भगा सकता है। चेन मो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब लिन चेंग ने बातचीत सुनी तो वह हैरान रह गया। छोटी जिया, चूंकि तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, इसलिए मैं खुलकर बात करूंगा। क्या तुम इसे मुझे बेचोगी? हो, लिन चेंग, क्या तुम इसे खरीदना चाहती हो? चेन मो ने हंसते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम इसे कितने में खरीद सकती हो? 10 मिलियन। लिन चेंग हैरान था। 30 मिलियन के बारे में क्या? जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। अंकल लिन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये बेचना नहीं चाहता, लेकिन क्या हम एल्डर चेन को इस खजाने का मूल्य आंकने दें? अच्छा, तो फिर तुम क्या कहते हो, एल्डर चेन? मैं इस मूर्ति के टुकड़े से बहुत आकर्षित हूँ। लिन चेंग ने चेन मो की ओर देखा। ठीक है, इसकी कीमत आसानी से 100 मिलियन युआन को पार कर सकती है। चेन मो मुस्कुराया। क्या 100 मिलियन? लिन चेंग ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका।
वास्तव में मेरे एक दोस्त को इस तरह के खजाने की बहुत ज़रूरत है। क्या मैं उसे आपसे मिलने के लिए कहूँ, लिटिल जिया? चेन मो मुस्कुराया। जैसा आप चाहें, एल्डर चेन। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जिया हाओ मुस्कुराया और उसने मूर्ति को अपने साथ ले लिया। और अंकल लिन, बहुत दुखी मत होइए। मेरे पास कुछ और खजाने हो सकते हैं जो बनाए गए हैं ट्रेजर्ड गोल्ड से। तो क्या आप उन्हें लेना चाहेंगे? क्या आप? लिन चेंग तुरंत खुश हो गया। बहुत अच्छा, जियो हाओ। अगर यह सस्ता और असली पीस है तो मैं खरीदने में संकोच नहीं करूंगा। हालांकि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, अंकल लिन। जिया हाओ की मुस्कान धीरे धीरे एक धूर्त मुस्कान में बदल गई। एल्डर चेन, अंकल लिन, क्या आप किसी व्यक्ति को नीचे उतारने में मेरी मदद करेंगे? अध्याय 51 कृत्य के दौरान पकड़े जाना। आह हाओ, तुम यहाँ हो। आंटी सू ने जिया हाओ को देखा और वह मुस्कुराती हुई उसकी ओर चली गई। पहले ही देर हो चुकी है, क्या हम चलें? आह हाँ, आंटी सू। जिया हाओ ने सिर हिलाया और वह उसके पीछे चला गया। हाओ मैंने देखा कि तुम एल्डर चेन मो से बात कर रही थी। सू युनकी ने जिया हाओ को देखा और पूछा, क्या तुम उसे जानती हो? मैंने उसे कभी कभी समाचार पत्रों में देखा है। वह प्राचीन वस्तुओं और खजानों के क्षेत्र में काफी सम्मानित है। जिया हाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम उस क्षेत्र में रुचि रखते हो। क्या तुम स्कूल खत्म होने के बाद उस व्यवसाय में जाना चाहते हो? सू युनकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी चाची के कुछ संबंध हैं। मैं इसकी सराहना करता हूँ, चाची सू। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठते हुए कहा, हालांकि ये केवल मेरा शौक है और मैं इसे गंभीरता से आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखता। क्या ऐसा है? सू युनकी हैरान थी। तो तुम्हारा सपना क्या है, हाओ तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो? कैसे हो? एक सम्राट बनने के बारे में। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बेजोड़ शक्ति, असीमित धन और सबसे खूबसूरत महिलाओं से घिरा हो। सू युनकी जिया हाओ के शब्दों से हैरान थी। आखिरकार उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। क्या ऐसा है? हाओ की ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। क्या तुम सम्राट बनने के बाद अपनी बेचारी चाची की देखभाल करोगे? सू युनकी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। क्यों नहीं? जिया हाओ मुस्कुराए। क्या मैं चाची सू को अपनी महारानी बनाऊं? यह सू युनकी का गाल ये सुनते ही लाल हो गया। महारानी बनना? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह जिया हाओ से शादी करेगी? यह मैं क्या सोच रही हूँ? हाओ मेरे अपने बेटे जैसा है। सू युनकी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। चाची सू, क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा करती हो? जिया हाओ ने धीमी आवाज में कहा, जैसे वह कोई वर्जित बात पूछ रहा हो। मेरा मतलब है, तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं देना था। मैं खुद भी ऐसा कर सकता था। हाओ क्या तुम्हें लगता है कि जो हुआ उससे मैं नाराज या शर्मिंदा हूँ? सू युनकी ने जिया हाओ की तरफ देखा। तुम नहीं हो, मैं क्यों नाराज होऊंगी? सू युनकी ने कार चलाते हुए उसके सिर को सहलाया। तुम्हारे बिना मैं लिताओ के जाल में फंस जाती और मेरा शरीर उस कमीने के द्वारा गंदा हो जाता। लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे हाथ गंदे कर दिए, है न? जिया हाओ ने बड़बड़ाया। किसने कहा? सू युनकी मुस्कुराए। अगर ये तुम हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जिया हाओ की अविश्वसनीय आंखों को देखकर सू युनकी का चेहरा लाल हो गया। मेरा मतलब है, ये सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था, कोई बड़ी बात नहीं। हाओ हालांकि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, हाओ सू युनकी उसे वापस चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आंटी सू। जिया हाओ ने धीमी आवाज में कहा। और यह कैसा प्यार है? आंटी सू, तुम मुझे चिढ़ा रही हो। हाँ। सू युनकी ने जब जिया हाओ को घबराते हुए देखा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ ही देर बाद वे आखिरकार घर पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर गए, दोनों ने पियानो की मधुर धुन सुनी। आह माँ, तुम वापस आ गई। सू लान ने जिया हाओ और सू युनकी को देखकर मुस्कुराई। क्या तुम कल की प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रही थी? सू युनकी मुस्कुराए। हाँ, और सिस्टर लान रेनिंग क्लाउड्स एंड बोट गाना बहुत अच्छा बजा सकती है। सू जिंग रा ने सू लान की प्रशंसा करते हुए ताली बजाई। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सिस्टर लान को कोई नहीं रोक पाएगा। जिंग मैं जीतने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। सू लान मुस्कुराए।
मैं बस कल की प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती हूँ। मैं अपने दर्शकों को एक स्थायी स्मृति देना चाहती हूँ जिसे वे संजोकर रखेंगे। चिंता मत करो बड़ी बहन लान। जिया हाओ मुस्कुराया और उसके पास जाकर बैठ गया। तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी। हे, आपका भी धन्यवाद हाओ प्र। सू लान मुस्कुराए। वास्तव में आपका लविंग यू ऑल द वे भी बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कल रेनिंग क्लाउड्स एंड बोट खेलूंगी। बिल्कुल भी समस्या नहीं है बहन सू लान। जिया हाओ ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। यह आपके लिए बस एक उपहार है और मुझे खुशी है कि आपने इसे खेलना पहले ही सीख लिया है। अच्छा, मुझे आशा है कि आपने पार्टी का आनंद लिया। सू जिंग र जिया हाओ को मुंह फुलाए हुए देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या आपको जलन हो रही है कि मैं आपको साथ लिए बिना पार्टी में चली गई? जिया हाओ ने सू जिंग र को देखकर मुस्कुराए। अच्छा, क्या मैं आपको अगली बार साथ ले जाऊं? बेहतर होगा जिया हाओ। थोड़ी देर बाद सभी लोग सोने के लिए अपने कमरे में लौट आए। जब जिया हाओ बिस्तर पर लौट रहा था तो उसके दिमाग में कई बातें चल रही थीं। मुझे लगता है कि मुझे विभिन्न व्यवसायों को पाने के लिए उपकक्षाओं की खोज शुरू कर देनी चाहिए। आखिरकार कल एक महत्वपूर्ण घटना है, फिर भी मेरे पास संगीतकार के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है। हालांकि मेरे पास अभी भी किम सुह्यून की यादें हैं, लेकिन अभ्यास के बिना मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मुझे उस व्यक्ति को हराने और ऑलराउंडर संगीतकार का खिताब पाने के लिए पर्याप्त प्रतिभा की आवश्यकता है। अर्बन फैंटेसी में एक खिलाड़ी विभिन्न व्यवसायों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकवच कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक उपकवच है जो खिलाड़ी को एक कुक की उपाधि प्राप्त करने के बाद खिलाड़ी की खाना पकाने की क्षमता बढ़ जाती है और अन्य एनपीसी के लिए भोजन बनाना उन्हें अतिरिक्त अनुकूलता प्रदान करता है। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए उन स्थानों को खोजना मुश्किल है क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। लेकिन जिया हाओ के लिए उसे सभी प्रकार के व्यवसायों के हर स्थान की याद थी। अब मुझे आश्चर्य है, क्या दक्षिणी एजडोजो में 7 दिवसीय कार्य को गति देने का कोई तरीका नहीं था? शायद कल मुझे इसे आजमाना चाहिए। जैसे ही जिया हाओ ने सोने की कोशिश की, उसे लगा कि उसे प्यास लग रही है। पानी नहीं। जिया हाओ ने अपने कमरे से बाहर निकलते हुए जम्हाई ली। हालांकि उसके कान खड़े हो गए क्योंकि उसने कुछ हल्की आवाज सुनी। वह सू युनकी के कमरे से है। जिया हाओ उत्सुक था क्योंकि वह धीरे धीरे उसके कमरे की ओर चल रहा था। पति, मुझे छुओ। और नहीं, इतनी जल्दी नहीं, मुझे चाहिए। और जिया हाओ ने दरवाजे की दरार से झांका और इस दृश्य ने उसे तुरंत कठोर बना दिया। सेक्सी काले अधोवस्त्र पहने हुए सू युनकी बिस्तर पर कांप रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे वहां नीचे की ओर छेड़खानी कर रही थी, जिससे वह धीरे धीरे कराह रही थी। उसे यकीन नहीं था कि सू युनकी यह सक्रिय रूप से कर रही थी या वह आधी नींद में थी, लेकिन यह दृश्य जिया हाओ के लिए अविश्वसनीय रूप से कामुक था। एक मुस्कुराहट के साथ जिया हाओ ने कुछ मंत्रोच्चार किया क्योंकि उसने अपनी इच्छा के बीच से कुछ शक्ति निकाली। एक झटके के साथ एक अदृश्य धागा सू युनकी के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे वह जोर से सांस लेने लगी। हाओ मत करो। और अचानक उसकी आंखें खुल गईं और वह कराह उठी, जिससे उनके नीचे की चादरें उसके आनंद रस से भीग गईं। ये बहुत अजीब और आरामदायक लगा, सू युनकी ने बड़बड़ाया। हालांकि अचानक कुछ जल्दबाजी में चलने वाले कदमों की आवाज सुनकर उसके कान खड़े हो गए। बिस्तर से उतरते ही उसके हाव भाव बदल गए। उसे लगा कि दरवाजा उतना टाइट नहीं था जितना उसने सोचा था। गलियारा खाली है। हालांकि मैंने आवाज सुनी। यह हाओ था। सू युनकी ने अपने गालों पर अपनी हथेली रगड़ी, शर्म और शर्मिंदगी महसूस करते हुए, जिया हाओ द्वारा देखे जाने के डर से। नहीं, यह मेरा भ्रम होगा। कैसे? वह यहाँ कैसे हो सकता है? सू युनकी ने बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में वापस आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। हालांकि अगली सुबह जब वह जागी तो उसने देखा कि जिया हाओ ने पहले से ही अपने कपड़े वहां जमा कर रखे थे। लेकिन उसकी नज़र एक जोड़ी बॉक्स पर पड़ी जो सूखे सफ़ेद पदार्थ से सना हुआ था। यह अध्याय 52 संगीत प्रतियोगिता। सू युनकी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह जिया हाओ के बॉक्स को पकड़े हुए वहीं खड़ी रही। बेशक वह नौसिखिया नहीं थी और जानती थी कि बॉक्सर कार्डबोर्ड की तरह सख्त क्यों था। तो उसने मुझे कल रात वाकई देखा। सू युनकी ने अपने होंठ काटे क्योंकि उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था।
कल रात सोने की कोशिश करने के बाद भी वह जियाहाओ के बारे में सपने में भी नहीं सोच पाई, जिसका फिगर धीरे धीरे उसके दिवंगत पति से मिलता जुलता हो गया। उसके मोटे मर्दानापन को सिर्फ एक बार देखकर सू युनकी को लगा कि वह वासना, जिसे उसने अपने पति की मृत्यु के बाद बलपूर्वक दबा दिया था, एक बार फिर से भड़क उठी है। शरीर, व्यक्तित्व, प्रभुत्व, जियाहाओ उसके पति से बहुत मिलता जुलता था, उससे थोड़ा बेहतर भी। सू युनकी में वर्षों से दबी हुई हताशा एक नाजुक बांध द्वारा दबाई गई उग्र नदी बन गई, और अब ऐसा लगता है कि वह बांध नदी को नियंत्रित करने में असमर्थ है। ये हाव र, ये खुशबू, ये बहुत स्वाभाविक लगती है। कांपते हाथों से सू युनकी ने धीरे से बॉक्सर को अपनी नाक के करीब ले लिया। खुशबू ने उसे हल्का महसूस कराया। उसके दिल में बहुत सारी भावनाएं घुल मिल गईं। माँ, तुम क्या कर रही हो? आह! सू युनकी ने जल्दी से बॉक्सर को वापस फेंक दिया और सू लान की ओर देखते हुए पलट गई। मैं बस कपड़े धोने की मशीन में डाल रही थी। सू युनकी ने अपनी शर्म को छिपाते हुए सब कुछ वॉशिंग मशीन में डालना शुरू कर दिया। लैन, तुम्हें जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, सू युनकी ने उसे देखते हुए कहा। हम 1 घंटे में निकल जाएंगे। मुझे पता है, माँ, सू लान ने मुस्कुराते हुए सू युनकी को पीछे से गले लगाया। तुम्हें अपनी बेटी को चमकते देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ, जरूर मेरी प्यारी, सू युनकी ने उत्साह से जवाब दिया। माँ पहले से ही मंच पर पुरस्कार लेने की तैयारी कर रही हैं। बस जल्दी से और पूरी तरह से सबको हरा दो, ठीक है? हे, जब वे सभी तैयार हो गए तो सू जिंगर ने हॉल से चिल्लाकर कहा, जियाहाओ, क्या तुम आलसी होने जा रही हो? मैं आ रही हूँ, जिंगर, बस थोड़ा इंतजार करो। अचानक सू परिवार की महिलाओं के चेहरे पर भाव बदल गए जब उन्होंने जियाहाओ को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। एक महंगा कोट पहने हुए जियाहाओ धीरे धीरे अपनी टाई ठीक करते हुए सीढ़ियों से नीचे आया। रात के 10:09। अच्छा, मैं कैसा दिख रहा हूँ? उसने उन्हें देखते हुए एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। सू लैन ने एक महंगे हार के साथ नीले रंग का गाउन पहना था। हालांकि वह बहुत आकर्षक नहीं दिख रही थी, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने प्रदर्शन के लिए एकदम सही दिख रही थी। फिर सू जिंगर, जिसने शॉर्ट्स के साथ लाल स्वेटशर्ट पहनी थी, सिर पर टोपी के साथ, वह एक खूबसूरत टॉमबॉय जैसी आभा दे रही थी। सू युनकी के बारे में, उसने एक खूबसूरत काले रंग की पोशाक पहनी थी जिसमें बहुत कम मेकअप था। लंबी काली पोशाक उसके शरीर के हर मोड़ को गले लगा रही थी, उसे सेक्सी तरीके से रेखांकित कर रही थी। क्या तुम वाकई सिस्टर लैन के प्रदर्शन के दर्शक बनने जा रहे हो, या तुम सब किसी फैशन शो के लिए जा रहे हो? जियाहाओ मजाक करने से खुद को नहीं रोक पाई। तुम सब बहुत खूबसूरत लग रहे हो। सू लैन ने जियाहाओ की बांह पकड़ ली और वह भी मुस्कुराई। तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो तेजतर्रार जियाहाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शरीर इतना बेहतर हो जाएगा। हाँ, तुम आज ज्यादा मांसल दिख रहे हो, सू जिंगर ने कहा। ठीक है, उसकी मांसपेशियों के बारे में बात करना बंद करो। सू युनकी ने हंसते हुए धीरे धीरे सबको बाहर निकाला। चलो चलते हैं, नहीं तो हम देर हो जाएगी। अंकल ने बैंस का दरवाज़ा खोला और सभी अंदर बैठ गए। उसके बाद वह ग्रेट सी हॉल में चला गया जहां संगीत प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। ये पूरे तियानशु राष्ट्र में प्रमुख प्रतियोगिताओं में से एक है। न केवल बहुत सारे दर्शक थे, बल्कि जज भी राष्ट्रीय स्तर के आलोचक और संगीतकार थे। अगर कोई प्रतियोगिता की शीर्ष 10 रैंकिंग में भी आ जाता है, तो वह बिना किसी प्रयास के आसानी से अपना संगीत करियर बना सकता है। और प्रथम पुरस्कार के लिए यह 1 मिलियन युआन है, जिसमें विदेश में एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए पूरी छात्रवृत्ति है। और उन्हें विभिन्न कंपनियों द्वारा स्काउट भी किया जाएगा और कुछ संगीत कार्यक्रम भी होंगे। लेकिन निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के लिए चुना जाना बहुत कठिन है। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसी को भी 22 वर्ष से कम आयु के देवियों और सज्जनों, इस वर्ष के ईस्टर्न सी म्यूजिक टैलेंट टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। मैं देख सकता हूँ कि हॉल पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ है न? हालांकि यह इसके लायक है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ दिग्गज प्रतिभागी हैं। ऐसा मत सोचो कि वे युवा और अनुभवहीन हैं। यहाँ प्रत्येक प्रतिभागी एक पेशेवर से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दर्शकों ने अपनी प्रशंसा दिखाई। मेजबान ने चिल्लाते हुए सिर हिलाया। ठीक है सब लोग, शो शुरू हो गया। हमारे पहले प्रतियोगी प्रतिष्ठित चांगशा अकादमी से बुलिंगे हैं। केवल 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वायलिन में महारत हासिल कर ली थी।
एक साफ सुथरा सूट पहने एक युवक मंच पर आया और उसने झुककर प्रणाम किया। सुप्रभात सब लोग, मेरा नाम बू लिंगे है और मैं ले रोई सामू से वीआईआई का प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। पासेपीड अलमन। ये कहने के बाद बू लिंगे ने अपने वायलिन का उपयोग करके अपना टुकड़ा बजाना शुरू कर दिया। दर्शक धुन में डूबे होने के कारण चुप हो गए। जब बू लिंगे ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया तो दर्शकों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। बुरा नहीं, मैं उसे जानता हूँ, सू लान ने सिर हिलाया। दुर्भाग्य से उसने पहले भाग के दौरान 2 छोटी मोटी गलतियां की। मुझे नहीं लगता कि जजों ने उसे भी अनदेखा किया होगा। हे, जैसा कि तुमसे उम्मीद थी, बहन, सू जिंगर ने हंसते हुए कहा। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ सभी प्रतिभागियों को हरा सकती हो। हालांकि जिया हाओ चुप रहा, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक के बाद एक प्रतिभागी आए जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अधिकांश दर्शकों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे युवा पुरुष और महिलाएं इतना शानदार प्रदर्शन करेंगे। वे ही सच्चे प्रतिभाशाली कहलाते हैं। अगला प्रदर्शन यहाँ पर्पल क्लाउड अकादमी के लिए बे आ रहे हैं। क्या वह हमारे स्कूल से नहीं है, सिस्टर लैन? सू जिंग रा ने आश्चर्य से पूछा। वह अपने अंतिम वर्ष में है, मेरे साथ। सू लान ने सिर हिलाया। उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। देखते हैं कि वह यहाँ कैसा प्रदर्शन करती है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम ली बेई है और आज मैं रेनिंग क्लाउड्स एंड बोट परफॉर्म करने जा रही हूँ। अचानक ये सुनते ही सू लान के चेहरे के भाव बदल गए। क्या? सू जिंग रा को भी कुछ गड़बड़ लगी। रुको सिस्टर, क्या वह आपका गाना नहीं था? सू युनकी ने भी भौहें सिकुड़ी। क्या हो रहा है? मुझे लगा कि सू लान को वह गाना बजाना चाहिए था। यह असंभव है, सू लान ने बुदबुदाया। हमें अपने गाने पहले से सबमिट करने होंगे ताकि कोई दोहराव न हो। मुझे यकीन है कि मैंने ये गाना पहले ही चुन लिया था। यह अजीब है, सू युनकी ने भौहें सिकुड़ी। वे यहाँ ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? मुझे प्रबंधन से बात करने जाना है। मुझे संदेह है कि हमारे पास इसके लिए समय है, माँ। सू लान ने उठते हुए आह भरी। अगला नंबर मेरा है। लान, क्या तुम वही गाना बजाने जा रही हो? सू जिंगर चिंतित हो गई। मुझे नहीं लगता कि जज इसे पसंद करेंगे। बहन लान, चिंता मत करो। जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें चिंता क्यों करनी है? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए खड़े होकर सू लान का हाथ थाम लिया और उसे मंच के पीछे ले गया। हाओ अचानक जिया हाओ के पीछे पीछे चलने पर सू लान के गाल लाल हो गए। उसे लगा कि जैसे ही वे मंच के पीछे पहुंचे, उसकी सारी चिंताएं धुएं की तरह गायब हो गईं। ली बेई ने आखिरकार अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। कोई भी देख सकता था कि उसने उसे दे दिया था। जैसे ही वह सबके सामने झुकी, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्या खूबसूरत प्रदर्शन था, मेजबान ने चिल्लाया। हालांकि ऐसा मत सोचो कि यह अंत है। अगला प्रतिभागी उसी पर्पल क्लाउड अकादमी से है और वायलिन और पियानो दोनों में एक विलक्षण प्रतिभा है, सू लान। जिया हाओ ने ली बेई को मंच के पीछे आते देखा और उसने उसे और सू लान को देखा। सू लान ने गुस्से से अपने होंठ काटे, लेकिन जिया हाओ ने उसे रोक दिया। जब वह व्यक्ति मंच पर एक नया पियानो ले जा रहा था तो जिया हाओ चिल्लाए, नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ली बेई ने जो बजाया है वही ठीक रहेगा। ये सुनकर ली बेई ने अपने कदम रोक दिए और उसके हाव भाव बदल गए। अध्याय 53 एक प्रदर्शन जिसने दर्शकों को चौंका दिया। लेकिन ये पियानो आपके लिए आवंटित किया गया है न? जो व्यक्ति मंच का प्रबंधन कर रहा था वह असमंजस में बोला। इसके अलावा अगर आप मिस ली द्वारा इस्तेमाल किए गए पियानो को ट्यून करते हैं तो इसमें कुछ समय लग सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपने मेरी बातें समझी हैं। जिया हाओ उसके पास चली गई और उसने अपना बटुआ निकाला। उसे 5000 युआन से ज्यादा के नोट थमाते हुए उसने आंख मारी। अब क्या हुआ? लाल नोट देखकर मैनेजर की आंखें झुक गईं। आहा, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। सू लान को आश्चर्य हुआ जब उसने जिया हाओ का अजीब व्यवहार देखा। हाओ तुम मेरा पियानो क्यों बदलना चाहते हो? कौन जानता है, मुझे बस इसके बारे में कुछ अंदाजा था। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए, लेकिन उसकी नज़र जानबूझकर ली बेई पर पड़ी, जो अभी भी वहीं खड़ी थी। जिया हाओ की तीखी नज़र देखकर ली बेई ने नज़रें फेर ली, मानो उसे दोषी महसूस हो रहा हो। ये कमीना, क्या उसे मेरी योजना के बारे में पता चल गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। कोई बात नहीं, सू लान वैसे भी जीतने वाली नहीं है। मैंने उसका गाना पहले ही बजा दिया है।
ली बेई ने सिर हिलाया और मुड़ी और चली गई। अचानक सुलान ने महसूस किया कि जिया हाओ उसे गले लगा रहा है और उसके कानों में धीरे से कुछ फुसफुसा रहा है। बहन लैन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुम्हारा गाना चुरा लिया है, तुम्हें लगता है कि तुम ये टैलेंट शो नहीं जीत पाओगी। सू लैन को लगा कि जैसे ही जिया हाओ ने उसे गले लगाया, उसकी भावनाएं लगभग फूट पड़ीं। हालांकि ये भावुक होने का समय नहीं था। जैसा कि जिया हाओ ने कहा, उसे कठोर होना पड़ा और अपनी पूरी ताकत से स्थिति का सामना करना पड़ा। उसे अपने प्रदर्शन में अपना दिल और आत्मा लगाने की जरूरत थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं एक बार फिर रेनिंग क्लाउड्स एंड बोट बजाऊंगी तो मेरा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सू लैन ने अपने होंठ काटे, अभी भी जिया हाओ की बाहों में थी। किसने कहा कि तुम्हें वह बजाना चाहिए? जिया हाओ ने उसे जाने दिया और आंख मारी। तुम्हारे पास इससे कहीं बेहतर गाना है न? तुम्हारा मतलब है वह गाना जो तुमने मुझे दिया था? सू लैन की आंखें चमक उठी जब उसने ये सोचा। वाकई जिया हाओ ने उसे जो गाना दिया था वह बहुत बढ़िया था, रेनिंग क्लाउड्स एंड बोट से किसी भी तरह कम नहीं। और हाँ, यह एक ऐसा मूल गाना था जिसे सू लैन ने कभी नहीं सुना था। हाँ, अगर यह मूल रचना है तो क्या अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे? अगर यह हाओ का गीत है तो मैं इसे कर सकती हूँ। सू लैन का दिल धड़क उठा और उसने अविश्वास से जिया हाओ को देखा। लेकिन मैंने पर्याप्त तैयारी नहीं की। अगर मैं कोई गलती करूं तो क्या होगा? सू लैन ने हल्के स्वर में कहा। कोई बात नहीं बहन लैन। जिया हाओ मुस्कुराए। गलतियां होना ठीक है, आपने मेरा गीत पहले भी बजाया है न? क्या आप इसका सार नहीं समझती? मैं तुम्हें हर तरह से प्यार करूंगी, तुम्हारे हर बदलाव से, यहाँ तक कि तुम्हारे उतार चढ़ाव से भी। तो बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जिया हाओ मुड़ी और चलने लगी। हम एक सुंदर प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सू लैन ने महसूस किया कि जिया हाओ की आवाज़ घंटियों की तरह बज रही थी, संदेह और घबराहट के बादलों को दूर कर रही थी। एक सौम्य सिर हिलाते हुए वह मुड़ी मंच की ओर चल पड़ी। जैसे ही सू लैन मंच पर आई, दर्शक उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। उसने हल्के से झुककर प्रणाम किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सू लैन हूँ। आज मुझे रेनिंग क्लाउड्स एंड बोट बजाना था, हालांकि किसी और ने पहले ही वह बजा दिया। सू लैन ने हल्के स्वर में कहा। मुझे नहीं पता कि प्रबंधन ने ऐसी गलती कैसे की, लेकिन मुझे इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसने मुझे एक और गाना बजाने का मौका दिया जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये गाना एक मौलिक रचना है, एक खास व्यक्ति की ओर से एक उपहार जिसे मैं प्यार करती हूँ। सू लैन ने झुककर अपनी सीट ली और अपना प्रदर्शन शुरू करने से पहले एक गहरी सांस ली। सू जिंग र और सू यून की चिंतित हो रहे थे, लेकिन जब जिया हाओ उनके पास लौटी तो सू लैन पहले से ही मंच पर दिखाई दे रही थी। जिया हाओ, क्या हुआ? क्या लैन ठीक है? जिंग र ने जल्दी से पूछा। हाओ र, मैंने पहले ही यहाँ प्रभारी व्यक्ति से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को देख रहे हैं। क्या हम लैन र के प्रदर्शन को स्थगित नहीं कर सकते? सू युनकी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कोई जरूरत नहीं, वह प्रदर्शन करने जा रही है। जिया हाओ मुस्कुराए। बस अपनी सांस रोको और इसे देखो। जब पहला नोट गिरा तो भीड़ चुप हो गई। सू लैन की उंगलियां पानी के कुंड पर बारिश की बूंदों की तरह हिल रही थीं। तरलता बस बेजोड़ थी, जिसमें प्रत्येक धुन एक दूसरे से बहुत ही सुंदर तरीके से जुड़ी हुई थी। शुरुआत धीमी थी, जैसे कोई पुरानी यादों को याद कर रहा हो। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, यादें और भावनाएं और भी मजबूत होती गईं। सू लैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका हाथ हिलता रहा। वह वास्तव में अपने दिल से गाना बजा रही थी। दर्शक भी मंत्रमुग्ध थे, क्योंकि वे इस तरह के प्रभावशाली संगीत से प्रभावित थे। यह कोमल और कोमल था, फिर भी साहसिक घोषणा से भरा हुआ था। हर कोई अपने पहले प्यार, दो लोगों के बीच युवा स्नेह के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही अंतिम टुकड़ा गिरा, सू लैन ने पूरे गाने को एक सुंदर तरीके से समाप्त किया। हालांकि 1 मिनट पहले ही बीत चुका था। दर्शक चुप रहे, जैसे कि वे बस मूर्तियों में बदल गए हों। ताली बजाओ, ताली, तारांकन। सू लैन ने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे पहली तालियां सुनाई दे रही थीं। वहां देखते हुए उसने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि जिया हाओ थी। तारांकन, ताली, 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 तारांकन। अचानक दर्शक खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। जज भी अपवाद नहीं थे। सभी ने तालियां बजाईं और सीटी बजाई, जिससे सू लैन अविश्वसनीय रूप से घबरा गई।
फिर से बजाओ, एक बार फिर। यहाँ तक कि मेजबान भी उसके पास जाते समय दंग रह गया। मिस सूलान, क्या यह एक मूल टुकड़ा है? ये है। सूलान को होश आया और उसने सिर हिलाया। क्या आपने इसे खुद बनाया है? नहीं, किसी और ने मुझे ये दिया है उपहार के रूप में। सूलान ने शांत स्वर में उत्तर दिया। हो, क्या वह तुम्हारा प्रेमी है? मेजबान ने मजाक किया, जिससे दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ गई। नहीं, वास्तव में नहीं, सूलान ने फिर से झुकते हुए शर्माते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं थक गई हूँ। मुझे अब वापस जाना चाहिए। हाँ, देखो वह कितनी घबराई हुई है। वह बहुत प्यारी लग रही है। सच में एक देवी है। हालांकि जैसे ही सूलान वापस लौटी, उसने एक ठंडी नज़र महसूस की, जो घृणा से भरी हुई थी। यह कोई और नहीं बल्कि ली बेई थी। सूलान ने भी उस पर कोई ध्यान न देते हुए पीछे मुड़कर देखा और नाक सिकुड़ी। सूलान के बाद कुछ और प्रतियोगी थे, लेकिन उन्होंने भीड़ की भावना को वैसा नहीं जगाया जैसा सूलान ने जगाया था। और अंत में सच्चाई का क्षण आ गया, और पहला पुरस्कार जाता है मिस सूलान। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! सू जिंग रा ने सूलान को गले लगाया और दोनों खुशी से उछल पड़े। सू युनकी ने भी सूलान को देखते हुए उत्साह और गर्व से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। हालांकि उसने जिया हाओ का हाथ भी पकड़ रखा था, जिसने गुप्त रूप से सूलान को ये प्रतियोगिता जीतने में मदद की थी। जब सूलान पुरस्कार लेने के लिए मंच पर गई, तो जिया हाओ, सू युनकी और सू जिंग रा भी उसके पीछे चले गए। धन्यवाद हाओ रा, तुमने हमारी बहुत मदद की। हालांकि जैसे ही वह मंच पर आए, एक व्यक्ति सूलान की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक रेजा चमक रहा था। तुम कुतिया हो। यह कोई और नहीं बल्कि ली बेई था, जो अविश्वसनीय गति से सूलान की ओर बढ़ा, जिससे सूलान प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गई। हालांकि जिया हाओ तेज था, क्योंकि उसने अपनी हथेली उठाए और एक जोरदार और कुरकुरा थप्पड़ मारा। तारांकन पा बेगॉन थॉट।